वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। हमने पहले वीडियोस में टाइप्स ऑफ ट्रायल के बेसिक बताया था कि कितने प्रकार का ट्रायल हो सकता है, जैसे सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल और आपका समरी ट्रायल और समन्स ट्रायल। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं, आपका सेशंस ट्रायल के बारे में बात करेंगे। सेशंस ट्रायल हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो ट्रायल आपका सेशंस कोर्ट में होता है उसको बोलते हैं सेशंस ट्रायल, और जो सारे ऑफेंसेस सेशंस कोर्ट द्वारा ट्रायल किए जाएंगे वो सारा आपका कहाँ पे दिया गया, वो आपका एनेक्सर टू सीआरपीसी के जो बैरेट है या फिर बीएनएसएस के जो बैरेट है उसमें एनेक्सर में जो टेबलर फॉर्मेट दिया गया उसमें कलम 6 में दिया गया कौन से ऑफेंस में कोर्ट ऑफ सेशंस ट्राई करेंगे। तो वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफेंस आपका सेशंस कोर्ट ट्राई करेंगे वही आपका सेशंस ट्रायल का प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे। तो अभी हम ट्रायल का प्रोसीड्योर फॉलो करेंगे, मतलब पुलिस ने रिपोर्ट दे दिया है, अभी कोर्ट के पास सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया है, सारा एविडेंस आ गया है, और कोर्ट के पास ये भी, मतलब जो अक्यूज्ड और वो विक्टिम, देखिए अक्यूज्ड को चार्ज कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, ठीक है ना। अभी विक्टिम का कुछ काम नहीं है, विक्टिम ने आपका इंफॉर्मेशन जो भी हुआ था ऑफेंस उसका इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दिया। अभी पुलिस का ड्यूटी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि जिसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन आया है तो उसको कोर्ट में गिल्टी प्रूव करना पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इसका किसका, कंप्लेनेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जब कंप्लेनेंट कंप्लेंट केस फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास या फिर कोर्ट ऑफ सेशंस के पास, तो डायरेक्टली कंप्लेनेंट क्या होता है, वो अपने प्लीडर एंगेज करता है या फिर वो अपने हिसाब से वो ट्रायल करता है, ठीक है, समझ गए। मतलब जब आप अगर दो प्रकार के आपके केसेस फाइल हो सकते हैं, एक तो आपने कंप्लेंट केस फाइल किया और दूसरा आपने पुलिस को रिपोर्ट दे दिया, ठीक है ना। अगर पुलिस को रिपोर्ट दे दिया तो पुलिस का ड्यूटी है, आपका कोई, सपोज़ मैं कंप्लेनेंट हूँ, मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है और आप सपोज़ अक्यूज्ड हो, तो मैंने आपके खिलाफ एफआईआर दे दी, मतलब मेरा और कुछ रोल नहीं है, बाकी सारा गवर्नमेंट काम करेगा, गवर्नमेंट से कोर्ट में आपको गवर्नमेंट प्रूव करेगा। अगर मैं मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करने जाता हूँ तो मेरा खर्चा है, मैं खुद अपने हाथों से खर्चा करके फीस दे के एडवोकेट एंगेज करूँगा और वो प्रूफ करूँगा, ठीक है ना। तो अभी सपोज़ पुलिस के द्वारा अगर केस फाइल हुआ है तो पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर दिया है कोर्ट में, अभी कोर्ट के पास प्रोसीड्योर क्या है, अभी सेशंस कोर्ट में के बारे में बात करेंगे, फिर हम जब से वारंट केसेस और समन्स केसेस या फिर समरी ट्रायल के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल्स प्रोसीजर जानेंगे। अभी हम लोग ट्रायल प्रोसीजर जानते हैं कहाँ पे, सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में कौन सा केसेस, नॉर्मली जो सारे सीरियस ऑफेंस होते हैं वो सेशंस कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। अभी सेशंस कोर्ट का ट्रायल का प्रोसीजर बारे में बात करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सेशंस कोर्ट जो है, सेशंस जज जो है डिस्ट्रिक्ट जज सेम है। जब वो सिविल केसेस ट्रायल करते हैं उनको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, जब वो क्रिमिनल केसेस ट्रायल करते हैं तो उनको बोला जाएगा क्या, आपका सेशंस जज, ठीक है ना। सेशंस जज का एक, सेशंस ट्रायल का एक ये लिमिटेशंस के कि वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, उनका ये लिमिटेशंस है। मतलब डायरेक्टली आप जाके सेशंस कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं या फिर पुलिस जाके रिपोर्ट डायरेक्टली सेशंस कोर्ट को फाइल कर सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि सेशंस कोर्ट जो सेशंस जज होते हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट के वो जज होते हैं तो वो सुपीरियर लेवल होते हैं। तो पहले वो जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशंस होता है या फिर प्रिलिमिनरी जो जिसको बोलते हैं हम लोग के फिल्टरिंग, तो पहला फिल्टरिंग आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट करेगा। इसीलिए कहाँ पे लिखा है, ये आपका लिखा है सेक्शंस 193 ऑफ द सीआरपीसी, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस 213 ऑफ द बीएनएसएस, इसमें ये लिखा है कि नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस बाय द सेशंस कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। मतलब पुलिस जाके डायरेक्टली सेशंस जज को रिपोर्ट देगा कि हाँ मैंने ये अक्यूज़ के अगेंस्ट में मैंने इस अक्यूज़ को अरेस्ट किया है और ये एविडेंस है, वो डायरेक्टली सेशंस जज को नहीं देगा, वो जाके डायरेक्टली किसको देगा, मैजिस्ट्रेट को देगा। फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, मतलब कॉग्निजेंस लेना मतलब विचार को लेगा, विचार को लेके वो क्या करेगा, वो फिर वो केस को कमिट करेगा फॉर ट्रायल टू सेशंस कोर्ट, समझ गए। मतलब पुलिस डायरेक्टली जाके रिपोर्ट नहीं देगा सेशंस जज को। कहाँ पे लिखा है, वो सेक्शंस 193 ऑफ द सीआरपीसी या सेक्शंस 213 ऑफ द बीएनएसएस, तो उसमें ये लिखा है कि डायरेक्टली कॉग्निजेंस सेशंस कोर्ट नहीं ले सकते। तो क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है, पुलिस जाके पहले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा, फिर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर देखते हैं कि ये जो केस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस है, तो वो जो केस जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करेंगे, वो कमिट करेंगे, कमिट मतलब वो ट्रांसफ़र करेंगे सेशंस कोर्ट को। उससे पहले क्या प्रोसीजर, उससे पहले मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेंगे, कॉग्निजेंस लेने से पहले
वो क्या करेंगे, एक्यूज़ को सप्लाई करेंगे सारा डॉक्यूमेंट्स, जो पुलिस ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स है। 161 OIF 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। 161 या 164 CRPC जो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन से 180 और 183 ऑफ दी BNSS। देखिए सारा में मैंने जो भी ब्लू में लिखा गया है वो CRPC है, वो जाके जो ग्रीन में लिख दिया मैंने BNSS। आपको याद रखने के लिए सुविधा होगा, आप कंपैरिजन करके पढ़ना कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस ऑफ CRPC और कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस ऑफ BNSS, क्योंकि आपको एग्जाम में दोनों को मिला के लिखना है फॉर बेटर मार्क्स, ठीक है ना। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस जब लेगा तब अक्यूज्ड को सारा डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा, जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुआ है 161 164 161 मतलब जब आपका विटनेस का रिकॉर्ड स्टेटमेंट करता है तो उसको 161 स्टेटमेंट करते हैं, वो उसको 180 ऑफ द BNSS भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो सप्लाई डॉक्यूमेंट्स क्या लिखा है, कहाँ पे मेंशन किया है, वो 207 और 208 ऑफ द CRPC या फिर 230 या 231 ऑफ द BNSS। मतलब बेसिकली ये कहता है कि जब पुलिस ने रिपोर्ट दिया तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद एक्यूज़ को सारा डॉक्यूमेंट्स देगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके पास है उसका कॉपी देगा, ओरिजिनल नहीं देगा, कॉपी देगा। वो सारा प्रोसीजर कहाँ पे लिखा गया, वो 207 208 ऑफ द CRPC या फिर 230 231 ऑफ द BNSS में लिखा गया। उसके बाद क्या करेगा, वो आपका केस को कमिट करेगा, मतलब ट्रांसफ़र करेगा सेशंस कोर्ट को, ठीक है ना। मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेके फिर सप्लाई दे दिया, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक्यूज़ को दे दिया। उसके बाद केस क्या करेगा, वो सेशंस कोर्ट को दे देगा। तो ये कहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा और फिर केस कमिट करेगा, ये लिखा है 209 ऑफ द CRPC या फिर 232 ऑफ द BNSS। पहले 193 CRPC या फिर 213 ये में इसमें बेसिक बोल दिया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट नहीं ले सकता तो कैसा होगा, वो यहाँ पे दिया गया है 209 ऑफ द CRPC 232 ऑफ द BNSS। क्या लिखा है कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, फिर मैजिस्ट्रेट वो फॉरवर्ड करेगा या फिर कमिट करेगा टू सेशंस कोर्ट फॉर ट्रायल। अभी इसमें 232 BNSS में एक नया चीज़ ऐड हुआ है कि जो केस मैजिस्ट्रेट जो कमिट करेगा सेशंस कोर्ट को, तो वो 90 डेज़ के पहले क्या हुआ था, पहले कोई टाइम लिमिट नहीं था। जो 209 ऑफ द CRPC में पहले कोई टाइम लिमिट लिखा गया नहीं था, उसमें ये लिखा गया था कि वो जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके सेशंस कोर्ट को वो कमिट कर देगा, बट कितना टाइम नहीं लिया गया था। तो ये जो BNSS में 232 BNSS 209 जो चेंज होकर 232 BNSS है, उसमें नया ये ऐड कर दिया गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ 90 डेज विद इन दैट पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो उसके 90 डेज के अंदर ही वो अगर वो केस एक्सक्लूसिवली ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस है तो कोर्ट ऑफ सेशंस को वो 90 दिन के अंदर ही वो केस को कमिट कर देगा। बट अगर उस टाइम के 90 डेज़ के अंदर नहीं होता है तो वो पीरियड मैक्सिमम 180 डेज़ हो सकता है। 180 डेज़ के अंदर ही करेगा, कंपल्सरी 180 डेज़ करते हैं। अगर 90 डेज़ के बाद चला जाता है तो फिर मैक्सिमम 180 डेज़, प्रोवाइडेड रिकॉर्ड रीजंस करेगा, रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि क्यों, उसमें वो रीजंस मेंशन करेगा कि वो 90 डेज़ के अंदर क्यों उसने केस को कमिट नहीं किया। सपोज कुछ वर्क प्रेशर था या फिर वो अक्यूज़ का स्टेटमेंट पेरूस नहीं कर पाया, मतलब ठीक से देख नहीं पाया, या फिर कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आना बाकी था, इसलिए तो ऐसे कारण में वो कारण मेंशन करेगा क्यों 90 डेज़ के अंदर में वो क्यों केस को कमिट नहीं किया। और एक चीज़ 232 BNSS में ऐड किया गया, ये एक तो ऐड किया गया, ये बोला कि 90 दिन के अंदर उसको कमिट करना है, और एक बोला कि जो कमिट करने के लिए ये तो मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी है, वो कमिट करेगा, और एप्लीकेशन ऑफ कमिटल भी दे सकता है, कौन ना, एक्यूज़ दे सकता है या फिर विक्टिम दे सकता है या फिर एनी अदर पर्सन भी दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक टाइम लिमिट दे दिया और ये एप्लीकेशन दे दिया। अगर कोई एप्लीकेशन दिया गया है तो मैजिस्ट्रेट वो भी फॉरवर्ड करेगा केस के साथ, समझ गए। थोड़ा रिवाइज कर दें, पहले 193 या फिर 213 में बोल दिया कि डायरेक्टली सेशंस कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। अगर नहीं डायरेक्टली नहीं ले सकता फिर कैसे फिर सेशंस कोर्ट हियरिंग करेगा, ऐसे करेगा ना, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, मैजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा, वो केस को कमिट करेगा। वो कहाँ पे लिखा गया है, वो 209 ऑफ द CRPC या फिर 232 ऑफ द BNSS। उसमें दो चीज़ नए ऐड कर दिए गए कि जो कॉग्निजेंस है पहले जो नहीं था कि टाइम लिमिट नहीं था, अभी टाइम लिमिट लगा दिया कि 90 डेज़ के अंदर आपको केस को कमिट करना है, मैजिस्ट्रेट को कमिट करना है। और अगर कोई एक्यूज्ड या फिर विक्टिम या फिर कोई एनी अदर पर्सन्स अगर एप्लीकेशंस फॉर कमिटल दिया है तो वो एप्लीकेशंस भी केस के साथ अटैच करके वो सेशंस कोर्ट को भेज देगा। और मैजिस्ट्रेट को और एक ड्यूटी है कि कॉग्निजेंस जब लेगा तो सप्लाई एक्यूज को सारा डॉक्यूमेंट्स देगा। अगर एक्यूज को डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा तो एक्यूज अपने डिफेंस में कैसे प्रिपेयर करेगा, क्योंकि केस ट्रायल के लिए जा रहा है।
विचार के लिए जा रहा है तो एक्यूज को तो अपने डिफेंस के लिए कुछ प्रिपेयर रेडी करना है, तो रेडी करके कैसे करेगा अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो लॉजिक ये है, जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लिया मतलब उस एक्यूज को सारा डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड हुए हैं 161 या फिर 164 से, या 164 कन्फेशन है, 161 आपका स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग BNSS है 180 ऑफ दी 180 और 183 ऑफ दी BNSS। सप्लाई ऑफ द कॉपीज वो 207 208 ऑफ दी CRPC में दिया गया है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग BNSS में 230 और 231 ऑफ दी BNSS में दिया गया है। बट उसका और एक एक्सेप्शन है, ये तो बोल दिया कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। क्या एक्सेप्शन है? हाँ, एक्सेप्शन भी है, कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। वो कहाँ पे लिखा गया ना, वो लिखा है सेक्शंस 199(2) ऑफ द CRPC या फिर चेंज होके 222 सब क्लोज 2 ऑफ द BNSS। यहाँ पे दिया गया है कि जो डिफेमेशन केस है अगेंस्ट ए प्रेसिडेंट, जो भी प्रिविलेज पर्सन है, जैसे प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ द स्टेट हुए, तो उनके अगेंस्ट में अगर कोई डिफेमेशन होता है तो उस केस में सेशंस कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेगा। नहीं तो सेशंस कोर्ट कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं ले सकता, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा कमिटल केस में ही वो आपका कॉग्निजेंस लेगा आपको। ठीक है, समझ गए। अभी ये अगर डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेता है 199(2) या फिर 222 में BNSS में, तो उसका ट्रायल प्रोसीजर 237 ऑफ द CRPC या फिर 260 ऑफ द BNSS में दिया गया है। सिंपल, अभी बेसिक चीज़। अभी आप पूछोगे आंसर कैसे लिखना है, आंसर ऐसे ही लिखना है। पहले ये लिखना है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली आपका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, मैजिस्ट्रेट के द्वारा लेना है, और मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा एक्यूज को डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा, फिर जाके केस को कमिट करेगा। जब केस कमिट करेगा उसका टाइम लिमिट के अंदर करेगा, और अगर कोई कमिटल के लिए कोई एप्लीकेशन है एक्यूज द्वारा तो उसको भी अटैच करके देगा, कमिट करेगा। ऐसे ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। और अगर डायरेक्ट नॉर्मल केस है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, और एक्सेप्शनल ये केस है कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस भी ले सकता है। कब? जब 199(2) और वो 222 ऑफ द BNSS केस टाइप में डिफेमेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट केसेस में उसमें लिखा है, और उसका प्रोसीजर आपका 237 CRPC या फिर 260 BNSS में। मतलब ये पहले बता दिया, ये सारा जो भी है ये आपका एलिजिबिलिटी बता दिया कि कौन कौन से केस में आपका केस है, क्या सेशंस कोर्ट को केस जाएगा। ये बेसिक चीज़, ये है फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना। अभी सेकेंड स्टेज ये है कि जो भी सेशंस ट्रायल होगा वो कंडक्टेड बाय द PP, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, वो आपका सेक्शंस 24 ऑफ द CRPC में दिया गया है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस 18 ऑफ द BNSS में दिया गया है। तो सेशंस को जो ट्रायल होगा PP, वो ये कहाँ पे, PP का डेफिनेशन आपका दिया गया सेक्शंस 24 या सेक्शन 18 पर। तो ये बोल रहा है कि सेशंस ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द PP, तो वो सेक्शंस 225 ऑफ द CRPC और कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 248 ऑफ द BNSS में दिया गया। देखिए, पहले बता दिया एलिजिबिलिटी, अभी हम विचार में आते हैं। मतलब मैजिस्ट्रेट ने भी केस को, जो फाइल है, सपोज ये फाइल है, ये फाइल भी आपको सेशंस कोर्ट को भेज दिया। अभी सेशंस कोर्ट के पास आ गया फाइल। अभी PP साहब का क्या काम है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब वो प्रोसिक्यूट करेंगे। क्या प्रोसिक्यूट करेंगे, मतलब जो भी एक्यूज के अगेंस्ट में चार्जेस लाएँ। सपोज एग्जाम्पल सपोज मैं क्या हूँ, सपोज मैंने एक मर्डर किया है। मर्डर के मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, मैंने अगर मर्डर किया है, मर्डर का डेफिनेशन सेक्शन 300 में दिया गया, बट उसका चार्जिंग या फिर वो जो पनिशमेंट सेक्शंस दिया जाता है वो उसके एक बेसिस पे चार्जशीट फाइल होता है। सपोज 300 का मैंने मर्डर किया है, 302 में उसका पनिशमेंट दिया गया, तो जो चार्जशीट बनेगा उसमें सेक्शन 302 ही लिखा होगा, ठीक है ना। तो अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिपोर्ट, पुलिस ने रिपोर्ट चार्जशीट बना दिया और सबमिट कर दिया कोर्ट को। तो कोर्ट में जो प्रूफ करने का, जो अक्यूज के अगेंस्ट में, सपोज मैंने ऑफेंस किया तो मेरे अगेंस्ट में जो एविडेंस है वो प्रूफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी PP का है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करेगा, क्या करेगा, वो सारा डिटेल्स सेक्शंस 24 ऑफ द CRPC या फिर सेक्शंस 18 ऑफ द BNSS में लिखा गया। बट सेशंस कोर्ट में जब मैटर सेशंस कोर्ट में आ गया, तो सेशंस कोर्ट में सपोज एक्यूज मैं हूँ, मुझे मेरे अगेंस्ट में जो भी चार्जेस हैं वो प्रूफ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, वो PP। ये कहाँ पे लिखा गया है, ये सेक्शंस 225 द CRPC या फिर 248 द BNSS। मतलब PP बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। अभी ये अक्यूज्ड मेरे अगेंस्ट में, सपोज मैं अक्यूज्ड हूँ, मेरे अगेंस्ट में PP साहब क्या करेंगे, वो प्रूफ करेंगे, जो भी चार्जेस है वो सारा वो प्रूफ करेंगे। वो कैसे प्रूफ करेंगे, वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और विटनेस प्रोड्यूस करेंगे, वो सारा PP का काम है। अभी ये तो PP साहब आगे स्टेट के तरफ से अपॉइंट हुए, स्टेट अपॉइंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। वो एक्यूज को कैसे कन्विक्शन हो, एक्यूज को कैसे सज़ा मिलेगा, वो PP का रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अभी ये तो पीपी का काम खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्या काम है, मैं सपोज अक्यूज्ड हूँ तो वो तो पीपी का पार्ट एक तो हो गया, वो एक पार्टी है, वो मुझे मेरे अगेंस्ट में केस प्रूफ करेंगे। अभी मेरी भी तो फिर ड्यूटी है या फिर मेरा भी तो राइट है कि मैं भी अपने आप को प्रोटेक्ट करूँ। तो मेरा राइट ये है कि अक्यूज हैज़ द राइट टू बी डिफेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस। तो मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने हिसाब से अपने पसंदीदा एक वकील को चूज़ करूं और कोर्ट को बोलूं कि ये वकील साहब मेरे फेवर में लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। अगर सपोज़ मेरे पास पैसा नहीं है, सपोज़ मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं अब वकील साहब का फीस वो पे नहीं कर सकता, तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट किसी ऑर्डर करेंगे कि मेरे बिहाफ में किसी और कोई और एडवोकेट अपीयर करेगा और वो केस को मेरे फेवर में फाइट करेंगे। तो पहले ये बता दिया कि पीपी जो भी ट्रायल है पीपी साहब कंडक्ट करेंगे। अभी अक्यूज़ के बारे में बता करेंगे, क्योंकि एक पार्टी के बारे में बात कर दिया। अभी दूसरा पार्टी जो सपोज मैं अक्यूज़ड हूँ तो मेरे फेवर में क्या होना चाहिए, मैं भी तो कोई वकील दूँ। स्टेट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वकील को दे दिया। अभी मेरे डिफेंस के लिए तो फिर कोई वकील होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि हाँ वकील भी आप ला सकते हैं, अक्यूज़ भी ला सकता है। अगर अक्यूज़ के पास पैसा नहीं है तो फिर वो कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है कोई वकील को अक्यूज़ के बिहाफ के लिए। ये कहाँ पे लिखा गया, ये सेक्शंस 303 एंड 304 ऑफ द सीआरपी से, या फिर सेक्शन 340 और 341 ऑफ BNSS, ठीक है। ये पार्ट कवर, सेकेंड पार्ट कवर। अभी ये सारा बेसिक चीज़ है। एलिजिबिलिटी बता दिया, नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस, फिर एक्सेप्शन बता दिया कहाँ पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस, फिर यहाँ पे बता दिया कि सेशंस ट्रायल कैसे कौन करेगा, वो पीपी करेगा। फिर अक्यूज़ के लिए कौन करेगा, अक्यूज़ अपने वकील देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया। अभी नेक्स्ट क्या, पीपी का काम है। पीपी का क्या काम है, पीपी केस को ओपन करेगा। केस को ओपन करेगा मतलब वो फाइल खोल के बताएगा कि क्या क्या चार्जेस, सपोज मैं अक्यूज्ड हूँ, पीपी साहब क्या करेंगे, मेरे अगेंस्ट में जो चार्जेस है वो बताएंगे कोर्ट को। कोई ये भाई साहब मर्डर किया था, उनको 302 में चार्ज किया गया है, और ये एविडेंस, ये सारे विटनेस कोर्ट को बताएंगे ब्रीफली कि ये सारे एविडेंस हैं, ये सारे विटनेस हैं जिन्होंने देखा इनको मर्डर करते हुए, वो कोर्ट को बताएंगे। इसलिए बोलता है ओपन द केस बाय द पीपी बाय डिस्क्राइबिंग द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज। जो भी मेरे अगेंस्ट में चार्जेस लगे हैं वो कोर्ट को बताएंगे, और भी बताएंगे कौन कौन से एविडेंस है जिसके बेसिस पे सारे चार्जेस प्रूफ हो गए, ठीक है ना। ये कब करेंगे, जब अक्यूज अपीयर होगा बिफोर द कोर्ट। देखिए ट्रायल जब होता है तो अक्यूज हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, बिना अक्यूज के प्रेजेंट में ट्रायल नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू बी हर्ड, जिसको बोलते हैं AUDI ऑडी अल्टेरम पार्टेम। ये एक मैक्सिम है जिसका मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मेरे अगेंस्ट मैं अक्यूज हूँ, मेरे अगेंस्ट मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है, तो मेरा तो अधिकार है ना, जो भी ट्रायल है विचारधारा मैं भी देखूँ, इसीलिए मेरे सामने होता है। सब मेरे सामने सब सारा चीज़ जब भी होता है वो अक्यूज़ के प्रेजेंस में ही होता है। तो जब अक्यूज़ अपीयर करता है तो पीपी साहब क्या करेंगे, केस को ओपन करेंगे, बताएंगे ये कोर्ट को बताएंगे कि ये अक्यूज़ के अगेंस्ट में ये सारे चार्जेस हैं और ये सारे विटनेस हैं और ये से इतने सारे एविडेंस हैं जो कि जिसके बेसिस पे हम चार्जेस प्रूव करेंगे। मतलब ब्रीफली एक समराइज वे में केस स्टार्ट करने जैसे हम लोग फिल्म शुरू करने से पहले, पिक्चर शुरू होने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे नहीं देते हैं, या फिर क्लास में एंट्री करने से पहले जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, वैसे ही पीपी साहब आ गए, फिर अक्यूज़ भी आ गया, फिर पीपी साहब खोल के बता दिए कि देखिए ये सारे है ये एविडेंस है इनके अगेंस्ट में, ये सारे चार्जेस है, ये पहले बेसिक चीज़ें बता दी। अभी कोर्ट का क्या काम है, कोर्ट ने क्या पीपी साहब जो फाइल लाए थे कोर्ट ने देखा कि हाँ ठीक है, ये सारे इतने सारे चार्जेस हैं अक्यूज़ के अगेंस्ट में, इतने सारे एविडेंस हैं। तो कोर्ट को लगता है, कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे उनका अच्छे से देखा, फिर कोर्ट को लगता है नहीं यार ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। कोर्ट क्या करेंगे, दो चीज़, पीपी साहब ने बता दिया चार्ज, फिर कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट को बताया कि भाई ये चार्जेस हैं और ये एविडेंस है। कोर्ट ने अपने माइंड को अप्लाई करके देखता है क्या कोर्ट्स अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो चार्ज फ्रेम करेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो डिस्चार्ज करेंगे। देखिए एक मैंने बता दिया चार्ज क्या है, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 300 में डिफाइन किया गया मर्डर, चार्जिंग सेक्शन मतलब 302 में जिसमें पनिशमेंट दिया जाता है। सपोज़ मेरे केस में मैं अक्यूज़ हूँ, मैंने मर्डर किया है, तो मुझे मेरे अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हुआ है 302 में, ठीक है ना। अभी पीपी साहब ने मेरे बता दिया कि जज साहब को बताया, सपोज़ आप जज साहब हो, अभी पीपी साहब ये है पीपी साहब ने आपको बता दिया कि जज साहब
ये जो भाई ये जो एक्यूज्ड हैं इनके अगेंस्ट में 302 का चार्ज लगा है और इनके अगेंस्ट में सारा एविडेंस है। तो आप जज साहब हैं, आप क्या करोगे? आपको लगता है जो पीपी साहब ने आपको जो डॉक्यूमेंट्स और जो सारा जितने सारे आपको रिकॉर्ड्स दिए आपने उसको देखा और आपको लगता है नहीं भाई ये सफिशिएंट नहीं है, उसको ट्रायल और ज़्यादा डिटेल्स में जाने का ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप या तो आपको अगर लगता है कागज़ पत्र जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब ठीक है तो आप क्या करेंगे? फ्रेम चार्ज करेंगे। या फिर आपको लगता है नहीं सर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप जज हो तो आप क्या करेंगे? आप उसको डिस्चार्ज करेंगे। सपोज़ मैं एक्यूज्ड हूँ, मेरे अगेंस्ट में चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज मतलब आप उसको खारिज करेंगे। फ्रेम मतलब हाँ आपको उसको जो चार्ज लगा है 302 का उसको आपने फ्रेम किया चार्ज। हमेशा जज जो आपका सेशंस जज होते हैं वो चार्ज फ्रेम करते हैं। पुलिस ने एक एडवाइजरी रिपोर्ट दे दिया कि इस एविडेंस बेसिस पे ये आपका चार्जिंग होता है, बट कोर्ट आपका चार्ज फ्रेम करते हैं, वो फ्रेमिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये तो डिस्चार्ज के जब सेटिस्फाई होता है कि नहीं रिकॉर्ड सफिशिएंट नहीं है तो आप इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये कहाँ पे लिखा गया? ये 227 ऑफ द CRPC और 250 ऑफ द BNSS में। अगर आपको लगता है, आप अगर जज हैं, आपको लगता है नहीं भाई जो भी आपका जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है वो सही लग रहा है कि आपने डिटेल्स में नहीं गया, बेसिक आपने एक एनालिसिस करके आपको लग रहा है आप जैसा आप कि नहीं है भाई ठीक है सही है, आपको हम डिटेल्स में ट्रायल करते हैं तो आप क्या करेंगे? चार्ज फ्रेम कर देंगे। चार्ज वो कहाँ पे लिखा गया? वो सेक्शंस 228 ऑफ द CRPC या फिर 251 ऑफ द BNSS। यहाँ पे सब डिस्चार्ज कब होगा? जब कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। और फ्रेम चार्ज कब होगा? जब कोर्ट को लगता है सफिशिएंट ग्राउंड है टू प्रोसीड मतलब डिटेल्स में। जब ये क्या है? प्रिलिमिनरी स्टेज है। प्रिलिमिनरी स्टेज में आपने देख लिया कि नहीं भाई छोड़ देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर आपको लगता है नहीं भाई हम लोग डिटेल्स में देखेंगे तो फ्रेम चार्ज करेंगे, ठीक है ना। अभी ये सेक्शंस 250 ऑफ जो डिस्चार्ज है 227 CRPC को चेंज हो गए वो 250 ऑफ द BNSS में। इसमें और एक नया चीज़ ऐड हुआ है कि जो एक्यूज़ है डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी, पहले ये नहीं था, डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे सकता है कब? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटमेंट, ठीक है ना। पहले क्या होता, कोई टाइम लिमिट नहीं था। ये जो नया BNSS है इसका मेन पर्पस है जो तारीख पे तारीख लेंदी प्रोसेस चलता था उसको स्क्वीज़ करने के लिए। जो ट्रायल प्रोसेस है बहुत ही सालों से साल चलता रहता था उसको आपको कन्फाइन करने का, उसको स्क्वीज़ करने के लिए, उसको पीरियड को कम करने के लिए हर प्रोविज़न में BNSS में आपका टाइम लिमिट दे दिया गया है। पहले टाइम लिमिट नहीं था। जैसे 250 BNSS में बता दिया कि एक्यूज़ भी डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशंस लगा सकता है। वो कब लगाएगा ना? विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटल। मतलब मैजिस्ट्रेट ने कमिटमेंट केस कर दिया तो जब कमिटमेंट केस कर दिया एक्यूज़ भी डिस्चार्ज ऐसा डायरेक्टली आपको कोर्ट को फाइल करेगा भाई मुझे डिस्चार्ज कीजिए। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन 60 डे कब टाइम लिमिट है? वो 60 डेज़ के अंदर देगा। ये डिस्चार्ज केस में। अभी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में वो ये बोलता है कि सेम चीज़ एक्यूज 60 डेज डेट ऑफ कमिटमेंट कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट कमिट करेगा। जब मैजिस्ट्रेट कमिट किया उसके 60 डेज़ के अंदर एक्यूज डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालेगा, ठीक है ना। अभी सपोज ये सेशंस कोर्ट क्या करते हैं? फ्रेम चार्ज करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे लिखा गया है? ये आपका 228 ऑफ द 228 ऑफ द CRPC में दिखा गया है। तो उसके लिए क्या उसने BNSS में और एक टाइम लिमिट दे दिया गया है 251 BNSS में कि जो चार्ज फ्रेम होगा वो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। जब पहला तारीख है, जब PP ओपन केस करेगा ना तो उससे 60 डेज़ के अंदर, पहला तारीख जब हियरिंग है उससे 60 डेज़ के अंदर वो चार्ज फ्रेम करेगा, ठीक है ना। और जो चार्ज फ्रेम हो करेगा, मैं एक्यूज्ड हूँ, मैंने क्या किया, मेरे जब ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब राइट टू बी हर्ड, तो जब जो भी ट्रायल का प्रोसीड्यूर होगा वो मेरे प्रेजेंस में होगा क्योंकि मैं एक्यूज्ड हूँ। तो एक्यूज जो भी चार्ज फ्रेम होगा वो भी मेरे सामने रीड ओवर होगा या फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब जो चार्ज जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेंगे तो सपोज आप जज हो, PP ने आपको यहाँ पे PP ने यहाँ पे क्या किया, PP ने केस को ओपन किया और आपको जो डिस्क्राइब किया, यहाँ पे ये है PP भाई साहब, इन्होंने कहाँ पे लिखा गया? वो सेक्शंस 226 ऑफ द CRPC या फिर 227 ऑफ द BNSS में ये लिखा गया है कि आपका जो भी PP साहब क्या करेंगे, वो जो भी चार्जेस है वो एक्यूज़ के अगेंस्ट में वो आपको पढ़ के सुनाएंगे और फिर एविडेंस पढ़ के सुनेंगे। तो आप क्या करेंगे? या तो आप डिस्चार्ज कर देंगे या फिर आप फ्रेम चार्ज कर देंगे, ठीक है ना। अगर डिस्चार्ज करते हैं तो फिर आप वो एक्यूज़ एप्लीकेशन देगा 60 डेज़ के अंदर। अगर फ्रेम करते हैं तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग करेंगे, ठीक है ना।
और जो चार्ज है वो आपने फ्रेम चार्ज कर दिया। आपने फ्रेम चार्ज जब करेंगे तो मैं एक्यूज हूँ, मैं तो खड़ा हूँगा, कटघरे में खड़ा हूँगा, तो आप क्या करेंगे, वो रेड ओवर करें, मतलब पढ़ के सुनाएंगे, मुझे पढ़ के सुनाएंगे क्या कि आपके अगेंस्ट में ये सारे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। बट उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये ऐड किया गया फिजिकली, अगर मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ तो फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो और वीडियो माध्यम से। अभी आप बोलोगे ये कैसे, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल हूँ, जेल से अगर मुझे निकाल जाएगा मतलब मैं एब्सकॉन्ड हो जाएगा, तो भाग जाऊँगा। आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि जेल से कोई क्रिमिनल को लेके जा रहे हैं, फिर उसके जो गैंग वगैरह हैं वो हमेशा वो बीच में जीप को रोक के उसको भगा के ले जाते हैं। तो वैसा केसेस सपोज़ मैं एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल हूँ, तो सपोज़ जो भी हियरिंग है वो जेल से ही हो रहा है, इसीलिए ये ऐड किया है इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो। मीन्स ये पहले नहीं था, अभी सारे केसेस जो भी हियरिंग केसेस है वो ये इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो माध्यम से हो सकता है। पर्पज़ यही है कि इस केसेस में जब एक्यूज जब फिजिकली प्रेजेंट कोर्ट में नहीं हो सकता है तो उसका प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो माध्यम से हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें ये बता दिया कि चार्ज आपको 60 दिन के अंदर फ्रेम करना है, और जो चार्ज आपने किया वो आपको एक्यूज़ को पढ़ के सुनाना है, उसको समझाना भी, एक्सप्लेन भी करना है क्या क्या है, ठीक है ना। बस यही है। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए ये यहाँ पे हम लोग कट कर रहे हैं, फिर पार्ट 2 भी डालेंगे उसमें और आगे भी जानेंगे कैसे कैसे प्रोसीजर, डिटेल्स में प्रोसीजर जाएंगे। तो आपको देखिए, इसको आपको पॉज करके इसको आपको नोट डाउन करना है, और नोट्स भी ऐसे ही बनाना है। इन डिटेल्स में आपको ईच सेक्शंस का डिटेल्स में डायरेक्ट नहीं लिखना है। आंसर जो प्रोसीड्यूर ऑफ सेशंस ट्रायल ऐसे ही लिखना है। पहले आपका पॉइंट में लिखना है कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लिख सकता है, ठीक है ना। ये मैं नोट्स के लिए बोल रहा हूँ। आप जो नोट्स बना रहे हैं सेशंस ट्रायल का प्रोसीड्यूर, आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अगर डिटेल्स सपोज 50 मार्क्स का तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, या फिर 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन ब्रीफ लिखना है। फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन ये देना है कि सेशंस कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ठीक है ना। वो कहाँ पे लिखा है, वो सेक्शन 193 213। तो अगर नहीं ले सकता प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, फिर मजिस्ट्रेट कमिट करेगा। ये कहाँ पे लिखा है ना, 209 CRPC और 232 BNSS में। उसमें नया क्या ऐड हुआ है, उसमें आपको ES ऐड करना है कि न्यू एडेड इन BNSS क्या ऐड करना है ना, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, उसका मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। और जो अगर कमिटल के लिए कोई एप्लीकेशन एक्यूज्ड, विक्टिम और एनी अदर पर्सन दिया होगा, उसको भी कमिटल केसेस के साथ उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। और जो मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेगा तो एक्यूज को डॉक्यूमेंट सारा सप्लाई करेगा। ये कहाँ पे लिखा है, वो 207 208, ये नॉर्मल केस में। अभी इसने इंट्रोडक्शन में आपने ये दे दिया कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है एक्सेप्शन, कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस कब ले सकता है ना, 192 में और 222 केसेस में। कौन से केसेस में ना, डिफेमेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा। उसका ट्रायल प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा ना, 237 ऑफ द CRPC और 260 ऑफ द BNSS। ये आपका पहला ए पार्ट। बी पार्ट में सेशंस जो ट्रायल होगा वो PP के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है। और एक्यूज का भी राइट है, वो भी डिफेंड होगा, वो भी एक एडवोकेट अपॉइंट करेगा, या फिर उसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, आदमी है, तो फिर कोर्ट उसके लिए एडवोकेट अपॉइंट करेगा। वो कहाँ पे लिखा है, वो 303 304 ऑफ द CRPC। अभी ये बेसिक पार्ट खत्म हो गया। अभी केस ओपन होगा, वो PP ओपन करेगा कि ये कोर्ट को बताएगा, जज को ये बताएंगे को PP साहब कि ये सारे चार्जेस एक्यूज़ के अगेंस्ट में और ये सारे एविडेंस एक्यूज़ के अगेंस्ट में है, जिसके बेसिस पे हम लोग प्रूफ करेंगे ये केस। अभी कोर्ट को बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो बेसिक पे कोर्ट को ये लगता है कि भाई नहीं, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो कोर्ट क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। क्या कहाँ पे लिखा गया है, वो 227 CRPC 250 BNSS। उसमें आपको ये लिखना है कि न्यू थिंग्स एडेड इन BNSS क्या ना, एक्यूज डिस्चार्ज एप्लीकेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटल। जब मैजिस्ट्रेट ने कमिट किया उसके 60 डेज के अंदर आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक्यूज डाल सकता है। ये है डिस्चार्ज केस में। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब जब कोर्ट को लगता है नहीं सफिशिएंट ग्राउंड है, हाँ भाई लगता तो है सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग ट्रायल में जाएंगे, तो कोर्ट क्या करेगा ना, चार्ज फ्रेम करेगा। यहाँ पे 60 डेज था, यहाँ पे भी 60 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। जब हियरिंग हुआ था उससे 60 डेज के अंदर आपको चार्ज फ्रेम करना है। और जब चार्ज फ्रेम कर देगा वो चार्ज को आपको एक्यूज़ को पढ़ के सुनाएंगे और एक्यूज़ को समझाएंगे। कब, फिजिकली, जब एक्यूज़ फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होगा। अगर फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर ऑडियो वीडियो मीन्स में।
आप बोलोगे कि कैसे ऑडियो वीडियो फिजिकल प्रेजेंट कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई डेंजरस क्रिमिनल है जो अगर जेल से रिमूव करने का, पहले तो जेल में होता था, जेल से क्या करेंगे आपका वैन के थ्रू में कोर्ट को लाएंगे। तो कोर्ट में जब हियरिंग होगा या जो भी कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो वो अक्यूज़ के प्रेजेंस में होता है। बट जब उसका ये सपोज डेंजर ये है कि जब अक्यूज़ को जेल से निकाल के लिया जाता है कोर्ट, बीच रास्ते में अक्यूज़ का भाग जाने का चांसेस है, या फिर उसको गैंग कोई अटैक करके उसको ले जाने का चांसेस है, या फिर कोई दूसरा कोई रीज़न भी हो सकता है जब अक्यूज़ का फिजिकली प्रेजेंट रहना मुश्किल है, तो उस केसेस में इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो माध्यम से भी उसको चार्ज एक्सप्लेन और रेड ओवर किया जा सकता है। ये है फर्स्ट वीडियो सेशंस ट्रायल का। अभी हम ये सेशंस ट्रायल का पार्ट 2 वीडियो भी डालेंगे। ये हम लोग नया बैच और फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो फ्री क्लासेस है, हम लोग फ्री क्लासेस दे रहे हैं, आपको पेमेंट का कोई चिंता नहीं है। आप समझिए कॉन्सेप्ट को, हमारा ये पर्पस है आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट्स में बताइए, वो भी डाउट समझाएंगे। और कोई डाउट है तो हमारा फ़ोन नंबर और मेल आईडी आपका डिटेल्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप फ़ोन कीजिए या फिर मेल कीजिए। हमारे जो नया बैच शुरू होने वाला है उसमें आप ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और वीडियोस ये पार्ट 2 भी, आप ये पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 भी डालेंगे। ये वीडियोस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। फिर पार्ट 2 आपको, फिर और एक पार्ट 2 और सब्सिक्वेंटली वीडियोस भी डालते रहेंगे। सारा ट्रायल आपको वीडियोस धीरे धीरे हम लोग डालेंगे। थैंक यू।